हेलो स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वे पर विद्युत धारा चैप्टर का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। एक वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए उसको उस पे रोक के और ये दूसरा वीडियो उसी टॉपिक का बना रहा हूं। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद फिर प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी वाला एक वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग इससे पहले देखे थे प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के साथ अब आप लोग देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो एक बार फिर से याद करिए कि क्या देखे थे हम लोग कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन है भाई। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या क्या देखा था हम लोगों ने, तो वो देखा था नंबर 1 क्या था भाई, लंबाई था। तो ये देखे थे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और दूसरा देखे थे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि इन दोनों को हम एक साथ मिलाएं तो हमको मिलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और जैसे ओम का नियम डिराइव करते समय हम लोग देखे थे, ओम के नियम को बताते समय देखे थे कि वहां पे जो R था उसका क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक R आया था। तो उसी तरह से अब यहाँ भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह है। यहाँ ये पता चल रहा है कि प्रतिरोध लंबाई बढ़ने से बढ़ेगी और मोटाई बढ़ने से तार जितना मोटा होते जाएगा उसका प्रतिरोध उतना कम होते जाएगा। तो ये अनुक्रमानुपाती का मतलब ये हुआ कि ये टोटल वैल्यू L बाई ए दोगुना हुआ तो प्रतिरोध दोगुना हुआ, 3 गुना हुआ तो प्रतिरोध 3 गुना हुआ, और यदि ये वैल्यू L बाई ए आधा हुआ तो भी आधा हो जाएगा। ये बताता है अनुक्रमानुपाती। तो यहां पर भी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को यदि हमको हटाना है तो एक यहां भी कांस्टेंट यूज करते हैं, और उस कांस्टेंट को हम लोग रो वर्ड से यूज करते हैं। रो ग्रीक अल्फाबेट है ये, तो ये फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। ये प्रतिरोध का दूसरा फॉर्मूला, उसके लंबाई मोटाई। और ये जो यहाँ पर रो है, रो क्या है, रो अनुक्रमानुपाती नियतांक है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक, और इसे ही हम कहते हैं उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं उसी को। अब ये पदार्थ का गुण है और उसका डेफिनेशन देखिए हम लोग कैसे करें यहाँ पर। तो अब यदि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के से पहले हम लोग क्या करें, यदि कोई वायर है जिसमें L 1 मीटर लंबा ले लिए हम लोग और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, ऐसा वायर कोई ले लें हम लोग जिसका की लेंथ कितना है 1 मीटर, L इक्वल टू 1 मीटर हो, 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये हो गया 1 मीटर स्क्वायर। तो यदि ये वैल्यू यहाँ पर रख दें तो R का वैल्यू क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू रो हो जाता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध है जब तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो ये परिभाषा यहाँ से उसी के आधार पे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो उस पदार्थ के इकाई लंबाई, ध्यान दीजिएगा इकाई लंबाई, वह इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये है विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका वो डेफिनेशन भी क्वेश्चन है अपने आप में। उसके बाद इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहीं से जरा देखिए एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होगा भाई। तो यहां पर रो इज इक्वल टू आ जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। आर का ओम हो गया, ए का हो गया मीटर स्क्वायर बाई मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं, यहां पर सिर्फ मीटर बाई मीटर। तो ये कट के हो गया ओम मीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो हो जाता है ओम मीटर। तो ये सब क्वेश्चन है छोटे छोटे लेकिन इंपॉर्टेंट। और इस पे क्वेश्चन एक आंकिक प्रश्न, जब आंकिक प्रश्न वाला वो सेगमेंट हम लोग करेंगे इसके बाद, या और वीडियोस पड़े हुए हैं, ये तो मैं शॉर्ट रिवीजन के लिए लेकर के आया। तो वहां देखिएगा इससे संबंधित कि कोई वायर होगा,
तो उसके प्रतिरोध, उसका लंबाई मोटाई ये सब चेंज कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है रो, ये नहीं, ये सॉरी यहाँ सिग्मा लिख दिया हमने, ये रो है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं चेंज होगा, विशिष्ट प्रतिरोध वही रहता है। तो इस पे ये क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखें आगे क्या मिलेगा, देखा जाए जरा। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक ये कुछ धातुएं हैं जिनका प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध देखिए फिर से यहाँ पे दिया हुआ है ओम मीटर में, ओम मीटर में इसका यूनिट दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता सबकी, पदार्थ की प्रतिरोधकता दी हुई है, तो पदार्थ का ये गुण होता है। तो यहाँ पर सिल्वर की प्रतिरोधकता देखिए 1.60 इंटू 10⁻⁸। ध्यान दीजिएगा ये है -8। यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ गया। तो प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी आ रही है, सिल्वर की, इसीलिए इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। और इसलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा जो चालक है, बेस्ट कंडक्टर, वो कौन है भाई, चांदी है। इस पे क्वेश्चन है। और दूसरे नंबर पे कॉपर है। तो एक तो क्वेश्चन यही होता है कि वो ऑप्शन में दिया रहेगा कि इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, और दूसरा क्वेश्चन 3-4 मटेरियल दिया रहेगा, तो उसमें देखेंगे कि उनका क्रम से वो लिखना होगा कि इनको प्रतिरोधकता के बढ़ते क्रम में या चालकता के बढ़ते क्रम में। तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्रतिरोधकता बढ़ रही है, मतलब चालकता घट रही है। और यहाँ पर ये टंगस्टन वायर बहुत यूज होता है, ये फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता है, ये एक क्वेश्चन है यहाँ से। और उसके बाद देखिए आयरन वगैरह, आयरन मजबूत है लेकिन प्रतिरोधकता ज्यादा है, बिजली के काम के लिए इसका कोई काम नहीं है। तो ये चालक का, ये जितने नाम है ये सब क्या है भाई, चालक है। और उसके बाद यहाँ पर ये मिश्र धातुएं हैं। तो जरा क्वेश्चन एक होता है कंपैरिजन का, तो मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता इनसे कंपेयर करिए। तो देखिए सबसे अधिक प्रतिरोधकता इसमें देखिए पावर -8 -8 -8, निगेटिव पावर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतनी ही क्या होती है भाई, छोटी होती है। तो यहाँ पावर घट गया, 10⁻⁶ आ गया। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या होगी, बड़ी हो गई। यहाँ पर आ जाइए तो ये 184 इंटू 10⁻⁶ है, और यहाँ पे 49 इंटू 10⁻⁶ है। इसका मतलब मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है, आमतौर पे वैसे तो ये बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन उसके अपेक्षा इसका यहाँ हम जब देखेंगे तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, 184 मैग्नीज वगैरह, उसकी अपेक्षा इसकी प्रतिरोधकता थोड़ी सी क्या हो गई है भाई, कम हो गई। और सबसे चीज की ये इसमें क्वेश्चन की किस काम के लिए क्या यूज होता है, तो एक कॉन्स्टेंटन का वायर यूज होता है किस काम में, कॉन्स्टेंटन और ये नाइक्रोम वगैरह के तार यूज होते हैं उसमें, हीटिंग डिवाइसेस में, हीटर वगैरह में, ये इसमें क्वेश्चन होता है। उसके बाद यहाँ अब आ जाइए विद्युत रोधी पदार्थ, मतलब नॉन कंडक्टर जो है, तो ये नॉन कंडक्टर है, इनकी अब देखिए प्रतिरोधकता क्या दिखा रहा है, 10⁻14। इससे कितना बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा प्रतिरोधकता उसकी हो जाती है। तो यही मटेरियल के क्लासिफिकेशन का भी वो है कि क्लास 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो ये सब विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो क्या है, कुचालक हो गए, ये सुचालक हो गए। और दो पदार्थ, दो तत्वों के नाम याद रखिएगा, वो पूछे जाते हैं, जर्मेनियम और सिलिकन। क्या क्या है भाई, जर्मेनियम और सिलिकन, वो याद रखिएगा, जर्मेनियम जी और सिलिकन, ये दोनों क्या होते हैं भाई, अर्धचालक पदार्थ हैं, अर्धचालक पदार्थ। सबसे ज्यादा आजकल जो आप नाम सुनते होंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि गाड़ियों में भी, ऑटोमोबाइल में यूज हो रहा है, मोबाइल और कंप्यूटर में, टीवी में तो पहले से यूज होते रहा था। अब आजकल तो गाड़ियां भी सब कंप्यूटर सिस्टम से सेंसर वगैरह लगे रहते हैं, तो उसमें भी ये चिप के रूप में इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि इन अर्धचालकों का उपयोग कहाँ होता है और ये कौन कौन से तत्व अर्धचालक के रूप में है। बाकी ये सब तत्व जो देख रहे थे हम लोग क्या थे, सुचालक थे। ये अर्धचालक, इनकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच में होती है, मतलब ये दोनों के थोड़े थोड़े गुण प्रदर्शित करते हैं। तो
ये देखिए यही पदार्थों के वर्गीकरण की मैं बात कर रहा था कि चालक क्या है, डेफिनेशन भी आप लोगों का होता है कि वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है। चालक, चालक क्या है, ये चीज चालक क्या है, तो वे पदार्थ जिनमें आवेश या विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहलाते हैं। और उसमें धातुएं है या अम्लीय जल है, लवण है, चांदी है, तो ये सब आ जाता है। और नॉन कंडक्टर, अचालक या कुचालक कह सकते हैं यहाँ पर। कुचालक वे कौन होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अच्छा, यूजेस दोनों के हैं ये भी जान लीजिए। इसकी चालकता का क्या यूज है भाई, तो जहां कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना होता है उसकी चालकता का गुण का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे घरों में इंसुलेशन भी तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बोर्ड है तो उस बोर्ड में यदि कुचालक का काम ना करे तो हम डायरेक्ट करंट के चपेट में आ सकते हैं। तो इंसुलेशन का जो काम होता है वो किसका हो जाता है, सुचालक का हो जाता है। और अभी सेमीकंडक्टर, वो जो सेमीकंडक्टर की बात मैं बता रहा था, तो उसमें तो अर्धचालक ये दोनों पदार्थों के नाम, और इनका उपयोग ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, कंप्यूटर और ऑटोमोबाइल वगैरह में भी आजकल होने लगा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बढ़ चढ़ के यूज हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत बढ़ चढ़ के इसका यूज होने लगा है। कोई भी गाड़ियां आजकल चिप के बिना नहीं आ रही हैं। आगे देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, इस पर फिर बताएं। उदाहरण के रूप में हम आप लोगों को समझाएं। आपसे हम पूछें कि भाई मोहन का वेट 50 kg है, यदि 50 kg एक फ्रेंड का वेट है और दूसरे फ्रेंड का वेट है 50 kg, और पूछे कि दोनों एक साथ तराजू पे बैठ जाए तो कितने होंगे, तो आप लोग अनडाउटेडली बताओगे कितना भाई, 100 kg। लेकिन वहीं पे यदि हम ये बात अब कह दें कि R1 50 ओम प्रतिरोध है और R2 एक है, ये भी 50 ओम प्रतिरोध है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो ये 100 ओम होगा या नहीं होगा, श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते हैं। और वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि उन प्रतिरोधों को उस सर्किट में किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो यही जो जोड़ने की विधि है वो दो तरह की होती है, दो तरह की विधि होती है इसको जोड़ने की। तो एक विधि में क्या है भाई, ये श्रेणी क्रम है, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम है। तो एक एक को हम लोग देखें, इसका डेरिवेशन भी आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसलिए उसमें हमको लगता है कि टाइम हमको खर्च कर देना चाहिए, जिससे कि आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर से एक बार रिवीजन के लिए देख लीजिए क्या करेंगे। तो श्रेणी क्रम की सबसे पहले तो ये देखिए कि पहचान क्या है। हम लोग सबसे पहले इस श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। हम लोग श्रेणी क्रम की पहचान की बात कर रहे हैं कि इसमें श्रेणी क्रम क्या होता है भाई, तो श्रेणी क्रम ऐसा होगा, ये तीन प्रतिरोध है मान लीजिए, R1, R2 और R3, और इनको हम कहीं सर्किट में जोड़ दिए, और यहाँ पे सर्किट में जो बैटरी से विभवांतर आ रही है वो भी लगा दिए, और उसके बाद इसमें करंट, यहाँ ज्यो स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जब यहां से करंट आई जाएगी, तो आई फ्लो होने का मतलब क्या है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां पर कोई और रास्ता, कोई लूप होल नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर से R1 में, R3 में एंटर करेंगे वो सब R2 में आएंगे, वही सारे R1 में आएंगे। और ठीक इसी तरह से उसके विपरीत करंट आई जितनी R1 में गई, जब सारे आवेश इधर आ रहे हैं तो सारी करंट भी उधर जाएगी। तो यही करंट आई सब में प्रवाहित हो रही है। तो ये श्रेणी क्रम की यही पहचान होती है कि वहां करंट का डिवीजन नहीं होता है। ध्यान रखिए, यहां पर तो ये लिखेंगे हम लोग, जब आपको डिराइव करने का भी एक क्वेश्चन होता है और जो फॉर्मूला आएगा फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन होगा। तो डिराइव करना कैसे है वो देख लें हम लोग। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी
क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है, धारा का विभाजन नहीं होता है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन विभाजन होता है किसका? तो आप अब जब विभवांतर का विभव का या विभवांतर का विभाजन होता है, कैसे होगा वो देख लीजिए। तो धारा जब यहां से जाएगी R1 में, तो R1 है क्या भाई? वो कितना प्रतिरोध स्थापित कर रहा है, यही कितना उसको विरोध सहना पड़ रहा है, यही प्रतिरोध है। और उसमें धारा I आ रही है, तो ओम के अनुसार I इंटू R1 क्या हो गया? इसके लिए विभवांतर V1 हो गया। जब आवेश इधर से R2 से गुजरेगा, तो फिर इकाई आवेश पे जो कार्य करना होगा वो विभवांतर V2 हो गया। और जब V3 से R3 से गुजरेगा, तो एकांक आवेश पे जो वर्क करना पड़ेगा वो इसके लिए क्या हो गया? V3 हो गया। तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि धारा का विभाजन नहीं होता है, परंतु श्रेणी क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है, परंतु विभव का विभाजन होता है। विभव का विभाजन होता है। विभव का विभाजन होता है। और इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं हम लोग, जो विभाजित हो रहा है उसी को लिखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये समझिए कि क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। टोटल विभवांतर यही है। यदि Q आवेश है कोई, और यदि इसको Q आवेश पे यहां से यहां तक W वर्क हो रहा है, ठीक है, तो ये W1 इधर, W2 इधर, W3 इधर, लेकिन टोटल वर्क जो W हुआ W बाई Q, यही टोटल क्या है? V है। और यदि हम V1, V2, V3 को अलग अलग करेंगे तो वो सब मिलके और टोटल V के बराबर हो जाएगा। फिर एक बार ठीक से समझिए इस बात को कि विभवांतर का या विभव का विभाजन कैसे होता है। कोई एकांक आवेश ले लीजिए, उस एकांक आवेश को जब यहां से यहां तक इस पॉइंट ए से, ये ABC यदि हम लोग कर लें, ए, इसको B दे दें, यहाँ C दे दें, यहाँ D दे दें, तो A से B तक कुछ आवेश को जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो एकांक आवेश पे वर्क होगा वो V1 हो गया। फिर R2 से जब गुजर रहा है फिर अपोजिशन झेलेगा वो, तो उसमें फिर कुछ वर्क होगा, और वो एकांक आवेश पे जो वर्क होगा वो V2 हो गया। और इस पे जो एकांक आवेश पे जो वर्क करना पड़ा उसके कारण जो विभवांतर आया वो V3 हो गया। और ये टोटल इसके द्वारा ही तो टोटल वर्क करने वाला है कौन? ये जो EMF जो बैटरी लगेगी उसी से ऊर्जा मिलके काम होना है। तो टोटल वर्क वही होगा जो यहाँ पे है। तो टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करें, ये थोड़ी सी लाइन बीच से निकाल दीजिएगा। फिर हम लोग क्या करें कि V इक्वल टू, यदि ये हमको निकालना क्या है भाई, ये सब तीनों मिल करके और सीरीज में मान लीजिए RS, इसको RS से रिप्रेजेंट करें, तो तीनों मिलके कितना विभव दे रही है, कितना वो प्रतिरोध होगा। तो यदि ये RS है और ये I है, तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू RS या RS इंटू I लिख सकते हैं हम लोग। V इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू और लिखनी थी अभी हमको इसकी वैल्यू अभी और लिखनी थी आगे तक। इसका वैल्यू यहाँ से ही लिख सकते थे हम लोग, 1 यहाँ ना देके, 1 यहाँ ना देके इसमें और हम लोग लिख सकते हैं दिस इक्वल टू V इज इक्वल टू I R1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो V इज इक्वल टू यहाँ से I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। और ये करंट तो यही है यहाँ पर I। टोटल तीनों ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस मिलके कितने हो गए भाई? IRS हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ इधर भी V है और यहाँ भी V है, तो यहीं से हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से लिख सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या लिखेंगे भाई? IRS इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां से हो गया RS का जो वैल्यू हो गया, S फॉर सीरीज है और कुछ नहीं है, तो ये हो गया
R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया R3, ये फॉर्मूला। तो अब आप कहेंगे कि इतना सब जब हम लोग सम ही करना था तो क्यों ना हम लोग R1 R2 इतना सब झमेला किस लिए? वो झमेला इसलिए कि सीरीज में हम लोग देखे कि आर टोटल रेजिस्टेंस जो है किसके बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन अभी जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें ये चीज सामने नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों को डेरिवेशन के लिए चूंकि दोनों ही को पूछा जा सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखाइए कि कुल प्रतिरोध सर्किट में परिपथ में कितना होगा भाई? तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो ऐसे दिखा लेंगे इसको। अब हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर क्रम में जब दिखाना हो तो क्या करेंगे? तो समांतर क्रम में यहां देख लीजिए, यहां देखिए समांतर क्रम की पहचान क्या होती है। तो ये कुछ प्रतिरोध मान लीजिए, ये हो गया R1, ये प्रतिरोध हो गया R2 और ये प्रतिरोध हो गया R3। ये R1 R2 और इधर ये R3 और ये तीनों डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हो। स्विच ऑन कर लीजिए इसको, करंट यहां से जाएगी आई, तो करंट इधर से और इलेक्ट्रॉन इधर से। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे होते हैं तो देखिए यहां आने के बाद इलेक्ट्रॉनों को तीन रास्ते मिल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, कुछ इधर, कुछ इधर। और उसी तरह से धारा जो उसके विपरीत चलती है, तो यहाँ जो धारा आई प्रवेश की, यहां से आ गई जो धारा वो इसमें बट गई तीन भाग में, I1, यहाँ I2 और यहाँ पर धारा हो गई कितनी? I3। ये तीन पार्ट में धारा बट गई यहां से। तो समांतर क्रम में क्या होता है भाई? समांतर क्रम में धारा विभाजित हो जाती है। लेकिन विभवांतर की बात करें हम लोग तो विभवांतर भाई ये R1 भी तो डायरेक्टली V से जुड़ा हुआ है, R2 भी डायरेक्टली यहां से जुड़ा हुआ है और R3 भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो जो विभवांतर R1 को मिलेगा वही R2 को मिलेगा, वही R3 को मिलेगा। तो समांतर क्रम में विभव का विभाजन नहीं होता है। और यहीं पर मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, आप लोगों को जानना चाहिए कि घर में जितनी अप्लायंसेस हैं जो विद्युत खर्च जिसमें होता है, चाहे आपका पंखा हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, गीजर हो, फ्रीज हो, एनीथिंग, जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं एनर्जी कंज्यूमशन के लिए, किसी दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, वो सब की सब पैरेलल में जुड़ी होती हैं। क्योंकि सभी डिवाइसेस, बल्ब है, हीटर हो, गीजर हो, जो भी है, उनकी एक रेटिंग होती है। तो वो रेटिंग बताती है कि भाई इसको कितना वोल्टेज चाहिए। और हमारे इंडिया में जितनी डिवाइसेस बनती हैं वो 220 वोल्ट के लिए बनती हैं। तो 220 वोल्ट की सप्लाई कहां से आती है भाई? जो कॉलोनी में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसमें से हमारे घर में जो विद्युत आती है उसकी सप्लाई 220 वोल्ट की होती है। और वही सभी डिवाइसेस को यदि वो बट जाता, सीरीज में जोड़ देंगे हम सबको तो बट जाएगा, तो सबको 220 मिल नहीं पाएगा, वो डिवाइसेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो सारे डिवाइसेस को 220 वोल्टेज मिले, इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन है ये कि जो भी डिवाइसेस हैं हमारे घरों में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, स्विच नहीं है, स्विच एनर्जी कंज्यूम करने के लिए, वो तो ऑन ऑफ करने के लिए है। बल्ब, हीटर, टीवी, गीजर, ये सब जो चीजें हैं वो सब की सब पैरेलल में जुड़ी रहती हैं। आगे डिवाइसेस में और भी देखा जाएगा कि आप लोगों को बताएंगे, जैसे स्विच हमेशा पैरेलल में जोड़ेंगे, एमीटर जो धारा को मापने वाला ओम्स ला के सत्यापन में जब यूज करेंगे तो वहां दिखाएंगे, तो वो क्या होगा? सीरीज में होगा। तो ये यहाँ पे जानना होगा डिवाइसेस सब हमारी किस में जुड़ी है? समांतर क्रम में जुड़ी है। और समांतर क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है, समांतर क्रम में धारा का विभाजन नहीं होता है, सॉरी, धारा का विभाजन होता है, समांतर क्रम में विभव का विभाजन नहीं होता है, विभव का विभाजन नहीं होता है, याद रहे। धारा का विभाजन होता है, किसका विभाजन होता है? धारा का, धारा का विभाजन
होता है। तो धारा का जो विभाजन होता है, I बराबर यही धारा जो यहां से निकली, ये I1 I2 I3 में बट गई, तो ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, यहां से I1 मतलब क्या, यहां देखिए I1 कितनी होगी, तो इसको विभव मिला V, प्रतिरोध R1 है, तो ओम्स लॉ जब अप्लाई करेंगे तो I1 मतलब हो जाएगा V बाई R1, I2 का मतलब हो जाएगा V बाई R2 और I3 का मतलब हो जाएगा V बाई R3। क्योंकि विभव का विभाजन नहीं हुआ है, विभव सबके लिए यही V मिल रहा है, तो यहां से हम I का वैल्यू लिख सकते हैं, V कॉमन ले लीजिए, और यहां से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। और यहीं से अब ये हम मान लें कि जो तीनों प्रतिरोध है R1 R2 R3, इनका तुल्य प्रतिरोध सर्किट में कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। समांतर के लिए RP कर ले हम लोग, बस RP कर लीजिए, बस P पैरेलल के लिए, और यहां पर यही V यूज हो रहा है, V और धारा I, तो यहां से I लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर पी, पी फॉर पैरेलल। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिल जाएगा भाई, हमको यहीं से देख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों का यहाँ पे शॉर्ट में मैं जा रहा हूं थोड़ा भाई, ये आई आई दोनों साइड में है, इन दोनों को कंपेयर करिए, वी वी कट जाएगा, तो यहाँ मिल गया 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए पहले जब हम लोग सीरीज में किए थे तो अलग वो मिल रहा था, और जब इसमें पैरेलल में किए तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री नहीं मिला, बल्कि प्रतिरोधों के ये रेसिप्रोकल का, व्युत्क्रम का योग तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। और एक फॉर्मूला हम लोग वैसे तो इसको यूज करेंगे, लेकिन कहीं सिर्फ दो ही फॉर्मूले हों, दो प्रतिरोध हो R1 और R2, सिर्फ ये हो R1 और R2, तो यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ कर लेते हैं 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू R1 R2 एलसीएम ले लें हम लोग, तो यहाँ हो गया R2 प्लस R1। तो यहाँ हो जाता RP का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग ऐसे, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो सिर्फ यदि दो प्रतिरोध हो तो हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे कहीं कहीं, जिससे कि थोड़ा हमारा समय बचेगा। यहाँ पे मैं फिलहाल टाइम नहीं बचा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम हम डिटेल्स में आप लोगों को बताते चल रहा हूँ, तो यहाँ टाइम नहीं बचा रहा हूँ। जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे होंगे और दो ही प्रतिरोध होंगे तो वहां पर इस फॉर्मूले को यूज कर लिया कीजिए। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं, हाँ ये टॉपिक आ जाए। देखिए भाई, श्रेणी क्रम परिपथ के लाभ और उसके कुछ हानियां भी होंगी। तो लाभ क्या है, तो जब हमको विभवांतर कम करना होता है वहां पे इसको हम लोग यूज कर लेते हैं। कह रहा है कि ये कम विभवांतर पर कार्य करने वाले उपकरणों को, जैसे झालर, दिवाली में जब झालर लगा रहे होते हैं तो वहां पर उनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े हुए वो बल्ब उसके होते हैं, जिससे कि उनको विभवांतर कम मिले, तो बिना किसी क्षति के कार्य किया जा सकता है। और इसकी हानियां ही बहुत ज्यादा है, इसलिए घरेलू सर्किट में इसका यूज नहीं होता है। घरेलू सर्किट में सेफ्टी वगैरह के लिए जैसे फ्यूज में यूज करेंगे, और कुछ चीजें देखें हम लोग, हानियां क्या है इसकी जरा। श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर दे, फॉर एग्जाम्पल इस कमरे में मान लीजिए 3 बल्ब जल रहे हैं, हमको एक जलाना हो, सिर्फ 2 को बुझाना हो, तो 2 क्या एक भी यदि श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देते तो एक को बुझाते सब बुझ जाता है। और जैसा कि मैं बताया कि जो
ये फैन, हीटर, कूलर, गीजर, एसी। अब सोचिए एसी और हीटर एक साथ हो तो किसी का कभी चलाना हो, किसी को कभी चलाना हो। लेकिन पता चले कि जब हम ऐसा श्रेणी क्रम में जोड़ के रखेंगे, एक ही स्विच से सारे रहेंगे, तो उस केस में यदि हम एसी को बंद करेंगे तो हमारा उसी समय हीटर भी बंद हो जाएगा। तो या तो सब एक साथ चलाएं, जो कि संभव नहीं है। तो इसीलिए ये इसके साथ ही देख लें, श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो शेष सभी उपकरण भी कार्य करना बंद कर देते हैं। सभी उपकरणों को समान वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज, वो नहीं मिलेगा। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी विद्युत उपकरणों का एक ही स्विच होगा। वो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो स्विच एक ही करना पड़ेगा, तो एक ही साथ सब बुझेंगे या सब जलेंगे। और विद्युत उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों के कारण जो हमारी डिवाइसेस हैं उनको हम लोग श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। पार्श्व परिपथ के लाभ, पार्श्व मतलब वही पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में यही लाभ होता है कि सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके यहाँ पे देखिए प्रत्येक उपकरण का अलग अलग स्विच होता है। प्रत्येक उपकरण का अलग अलग स्विच होता है। उपकरण का अलग अलग स्विच, प्रत्येक उपकरण का अलग अलग स्विच होता है। और वोल्टेज समान रहता है, सबको समान वोल्टेज मिलेगा। इस परिपथ में कुल प्रतिरोध कम रहता है, कुल प्रतिरोध कम रहता है। और प्रतिरोधकता की धारा, प्रतिरोधकों की धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती बने रहती है। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, अब जैसे कई V सबके लिए सेम मिल रहा है, तो प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू आर होता है। V इक्वल टू आई इंटू आर। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी धारा कम हो जाएगी, क्योंकि V तो फिक्स है। पार्श्व परिपथ की कुछ हानियां तो क्या है, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले उपकरणों को पार्श्व क्रम में जोड़ के काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्श्व क्रम में जब जोड़ेंगे तो उसको वही वोल्टेज मिलेगा जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है। तो ये कोई बहुत वो नहीं है। और हाँ, सबके ऊपर ये तो ऐसे है, लेकिन सबके ऊपर कहीं सीरीज और कहीं पैरेलल। सीरीज कहाँ, जैसे स्विच को सीरीज में जोड़ेंगे, मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे, जहां धारा विभाजित नहीं करना। मीटर में क्यों सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि मीटर में सारी धारा जो गुजर रही है उसका मेजर करना है। यदि मीटर को बाईपास कर देंगे हम लोग, पैरेलल में कर देंगे, तब तो सारी धारा उससे मेजर ही नहीं होगी, बिजली चोरी का आरोप आ जाएगा। स्विच है, स्विच अब पैरेलल में जोड़ देंगे हम तो पता चलेगा कि एक जगह तो स्विच फ्यूज के बाद पैरेलल में यदि हम जोड़ दें उसमें, तो एक तरफ तो वो धारा बंद हो जाएगी, लेकिन जब हाई वोल्टेज रहेगा और वो दूसरे तरफ से जाके दूसरे डिवाइसेस को नुकसान कर देगी। तो इसलिए उसको हमेशा किस में जोड़ेंगे हम लोग भाई, स्विच को, फ्यूज को, एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर क्या होता है, धारा मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और वोल्ट मीटर क्या है, परिपथ में के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। तो विभवांतर मेजर करने के लिए समांतर में ही जोड़ेंगे। तो ये एक क्वेश्चन होता है कि एमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पैरेलल में। हाँ, ये सामर्थ्य की बात करें, पावर। तो पावर आमतौर पे क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो P का जो फॉर्मूला है वो तो यही है भाई। P का जो फॉर्मूला है, P इक्वल टू क्या, W बाई टी, या एनर्जी कंज्यूमशन पर सेकेंड। एनर्जी किस हिसाब से उस डिवाइस में, फॉर एग्जांपल कोई 1 किलोवाट का, अच्छा ये हीटर है, तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो चाहे एनर्जी कंज्यूमशन पर सेकेंड कहिए, या ये कहिए कि वर्क डन पर सेकेंड, भाई जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसी का तो काम करेगा। अच्छा, अब याद करिए V क्या होता था भाई, V इक्वल टू, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर की जब बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक टर्म्स है, विभवांतर है, करंट है, उस टर्म में आएंगे हम लोग। तो V क्या होता है, V का फॉर्मूला याद करिए, क्या था, W बाई क्यू। पर इकाई आवेश पे कितना कार्य करना पड़ता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ये उसका विभवांतर होता है।
तो यहां से W को लिख सकते हैं हम लोग V इंटू क्यू लिख सकते हैं। यही वैल्यू यदि यहां रख दे हम लोग V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो P इक्वल टू इतना हो गया। अब यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो गया, V को इधर किनारे कर लीजिए, तो ये Q बाई टी, और Q बाई टी क्या होती है भाई, I होती है, तो P बराबर हो जाएगा V इंटू आई। ये पहला फॉर्मूला है, V इंटू आई। उसके बाद फिर और क्या हो गया भाई, यदि हम I को चेंज कर दें या V को चेंज कर दें, तो एक फॉर्मूला तो मिल गया, ये नंबर 1 मिल गया। यहां से I इज इक्वल टू यदि हम रखते हैं I इज इक्वल टू V बाई R यदि रखते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करिए, I इक्वल टू V बाई R, तो V इंटू V दैट इज V इंटू V बाई R, मतलब यहां से हो गया P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और यदि यहाँ पर V को हम I इंटू आर लिखते, तब P का जो वैल्यू क्या होता, V का वैल्यू यहाँ V इंटू आई, तो V के बदले I इंटू आर और इंटू आई, तो दिस इंप्लाइज दैट P का जो वैल्यू है वो हो गया आई स्क्वायर आर। तो ये तीसरा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले पावर के, ठीक। तो ये तीनों फॉर्मूलों को याद रखना होगा, इस पे क्वेश्चन होंगे। पावर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, यहाँ इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, सच है यहाँ एसआई यूनिट नहीं लिखता है भाई, अगले पेज पे होगा जब अगली स्लाइड में। अच्छा, तो ये चीज यहाँ से जान लीजिए भाई कि पावर का जो यूनिट होता है, एसआई यूनिट पावर का, वो क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट पावर का होता है क्या, वाट। 1 वाट कितना होगा, 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड। यदि कोई डिवाइस, चाहे आपका बल्ब हो, कुछ भी हो, 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब वो होता है 1 वाट पावर उसका, कि उसका पावर 1 वाट। तो यदि वो 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर 100 वाट हो गया। और फिर एक ये हो गया इसका वाट, W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर हुआ। और इसके जो यूनिट हो सकते हैं वो किलो वाट, और जो बड़े यूनिट हैं, मतलब ये हो गया वाट, उसके बाद बड़े यूनिट किलो वाट, 1 किलो वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट, और 1 मेगा वाट इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 6 वाट। वाट छोटा सा यूनिट है, इसीलिए उसके और छोटे यूनिट यूज नहीं होते हैं, बड़े यूनिट यूज होते हैं, किलो वाट, मेगा वाट और गीगा वाट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ये विद्युत ऊर्जा। तो ऊर्जा का होता क्या है, स्थानांतरण होता है। विद्युत ऊर्जा है, हम क्या करते हैं विद्युत ऊर्जा का, उससे घरों में मोटर चलाते हैं, हमको काम करके देता है, हीटर चलाते हैं, हमको हीट एनर्जी देता है, बल्ब जलाते हैं, लाइट देता है, कोई मशीन चलाएंगे, वो मशीन काम करके देगी। तो ऊर्जा का क्या होना है, स्थानांतरण होगा। विद्युत ऊर्जा, इसकी क्यों हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता चला भाई हम इतना काम किए, हमको बिल कितना देना है, तो उस ऊर्जा को मापना पड़ेगा कि हमने कितना ऊर्जा अपने घर में, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया है, वो मापना होगा हमको। तो इसीलिए हम इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो आवेश जब भी प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगी, तो धारा प्रवाहित होने में और कुछ नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा ही व्यय होती है, वही ऊर्जा परिवर्तित होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। कैसे मेजर करेंगे और क्या इसके मात्रक होंगे, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करना, हम एक ये लेके चले इससे कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे क्वेश्चन होता है, तो जूल का ताप जो नियम है उसकी बात करें हम लोग कि क्या ये कहता है।
तो अभी हम क्या देखे, इससे पहले क्या देखा था हमने, पावर का देखा था। पावर क्या था भाई, पावर था P इक्वल टू आया था क्या, तीन फॉर्मूले, V इंटू आई या V स्क्वायर बाई आर, और ये आया था आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीन फॉर्मूले पावर के आए थे। पावर क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी कंज्यूम्शन पर सेकेंड। तो जब P बराबर है W बाई टी या E बाई टी, एनर्जी कंज्यूम्शन बाई टी, तो E बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। इससे निकाल लेंगे। और P का तीनों में से कोई वैसे ले सकते हैं, ये तीन जो फॉर्मूले हैं, लेकिन हम इसको लेके चलें आई स्क्वायर इंटू आर, और इंटू क्या हो जाएगा भाई, टी। तो ई विद्युत ऊर्जा इस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं। और यदि वो हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये निकालें, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, यही होता है, ये होगा जूल में। लेकिन इसी जूल को यदि हम, उष्मीय ऊर्जा का एक अलग मात्रक यूज होता है, और वो होता है कैलोरी। और 1 कैलोरी में कितना होता है भाई, 1 कैलोरी में होता है, 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल के बराबर होता है, या इसको नियर अबाउट लिखते हैं 44.2 जूल 1 कैलोरी में, 1 कैलोरी में 4.2 जूल। तो इसको यदि हमको उष्मीय ऊर्जा के टर्म में लिखना हो, कैलोरी में लिखना हो, तो इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई 4.2, और ये आंसर किसमें, कैलोरी में। तो ये H का फॉर्मूला, उष्मीय ऊर्जा इतनी उत्पन्न होगी यदि उसमें आई स्क्वायर धारा प्रवाहित हो, उसका प्रतिरोध R है तो। वैसे हम इन तीनों फॉर्म से कर सकते हैं, तीनों में से किसी फॉर्म से, लेकिन जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है वो इसी फॉर्म में है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होगा, इसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं अगले पेज में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो क्या अभी हम लोग फॉर्मूला देखा था, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी बाई 4.2 कैलोरी आया था। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, बस ये फॉर्मूला याद है, सब याद है। पहला, इसके 4 पार्ट है, ये 3 पार्ट। पहला पार्ट कहता है कि विद्युत धारा आई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो मतलब ये कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। दूसरा क्या कहता है, प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होती है, यदि I व T नियत है। यदि इन सबों को नियत कर दें, धारा को और समय को नियत कर दें, तो यहाँ पर H इज इक्वल टू, ये पहला पार्ट हो गया। ये दूसरा क्या हो गया कि H स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यदि हम इसको I और R को नियत कर दें, तो तीसरा पार्ट जो इसका मिल जाएगा, ये कहता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ध्यान देने वाली बात बस ये है कि तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, अनुक्रमानुपाती ही है। मतलब धारा बढ़ेगी तो भी उष्मीय ऊर्जा का खपत बढ़ेगा, उष्मीय ऊर्जा ज्यादा प्रोड्यूस होगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो भी वो ज्यादा होगी, और समय यदि जाता है तो भी, समय जितना ज्यादा उसमें चलाएंगे उतनी ज्यादा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये था जूल का नियम, आता है लिखने के लिए, ये भी, इस पे भी क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि हमने कितना ऊर्जा खपत किया, उसका क्या बिल होगा, क्या चार्ज हमको देना होगा। तो उसके लिए ऊर्जा का जो मात्रक, आमतौर पे जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या होता है भाई, जूल होता है, और बड़े मात्रक किलो जूल वगैरह। लेकिन इसको, और ये उधर कैलोरी देखे, लेकिन जो विद्युत ऊर्जा या और भी ऊर्जा जो व्यवहारिक रूप में या कॉमर्शियली जो यूज होती है, उसका मात्रक अलग होता है। और उसमें व्यवहारिक मात्रक में वाट घंटा भी एक यूज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाट घंटा, ये वाट घंटा क्या है भाई, इसको समझिए जरा आप लोग। वाट घंटा क्या है, तो वाट घंटा एक कोई डिवाइस हो जिसका की क्षमता कितना है भाई, 1 वाट है।
यदि वो 1 घंटे तक जितनी चलने पर जितना ऊर्जा खपत करेगा वो वाट घंटा है। और 1 वाट घंटे को यदि सेकंड में हम लोग करें तो जैसे E इक्वल टू एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी वो क्या हो जाएगा, P इंटू टी हो जाएगा। तो ये 1 वाट इंटू 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3600 जूल 1 वाट घंटे में। यही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि ये कहीं उतना यूज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है जो हम लोग जिसमें हम लोग बिजली का चार्ज देते हैं वो मात्रक है किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा क्या है, तो किलोवाट घंटा होता है ये उस वो पावर है, उस डिवाइस का पावर है जो 1 घंटे यदि कंज्यूम हो 1 किलोवाट का, सॉरी 1 किलोवाट का जो कोई डिवाइस हो और 1 घंटे चलने में जितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगा वो ऊर्जा कहलाएगी 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर। उसके बाद इस पे ये क्वेश्चन होता है कि वो कितना रिलेशन इसका जानना होगा हम लोगों को कि ये होगा कितना। तो यहाँ पे देखिए ये इसको निकालना क्वेश्चन जरूरी, यहाँ हम निकाल लेते हैं हम लोग इसको। तो कितना होगा भाई 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट आवर। डेरिवेशन भी इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है डेरिवेशन का कि निकाल के दिखाइए कि जूल और इसमें क्या संबंध है। तो डेफिनेशन तो जैसा कि मैंने बता दिया कि 1 किलोवाट का डिवाइस 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे में कितना ऊर्जा वो खर्च कर रहा है। तो इसका किलोवाट को आप वाट में कन्वर्ट कर लीजिए और घंटे को सेकेंड में, तो ये हो गया कितना 36 लाख जूल। ये 1 किलोवाट आवर का वैल्यू होता है। तो ये डिराइव करना भी क्वेश्चन है, डेफिनेशन भी कि 1 किलोवाट घंटा क्या है वो भी क्वेश्चन है, और ये कितना होता है ये भी क्वेश्चन भी है, इसका यूज भी हो जाता है। जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम देखिएगा उसमें इसके यूज हुए हुए हैं। तो ये अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चे गलती अक्सर कर देते हैं कि यहाँ 5 जीरोस है, 1 2 3 4 5 जीरो, तो यहाँ पावर 5 कर देते हैं, लेकिन पावर 5 नहीं 6, क्योंकि डेसिमल यहाँ नहीं यहाँ लगाया हुआ है। तो 1 किलोवाट आवर के लिए ये वैल्यू है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखिए, और इस पे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है या और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक अलग वीडियो होगा, वो पार्ट 3 में करेंगे। तो मेरा वीडियो देखते रहिए। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो उसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए, वीडियो को देख के कमेंट करिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए। Thanks for watching.